नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप रात को चैन की नींद न ले सकें। यह कहानी उन भूली बिसरी यादों की है जिन्होंने कभी किसी की जान ले ली थी। उस जगह का राज जो अंधेरे में छिपा हुआ है, जहां हर कदम पर मौत दस्तक देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है जो आपके होश उड़ा देगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं डर के इस सफर पर चलने के लिए? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब बीएड करने के बाद मेरा बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में सिलेक्शन हो गया। बस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद तुरंत किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग हो जाती। मैं बहुत खुश हुई कि चलो अब नौकरी तो पक्की हो गई। लेकिन एक समस्या आ गई कि जहां मैं रहती थी उस जगह ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, वो था उस जगह के जिले में। अब इस उधेड़बुन में थी कि जाऊं कि ना जाऊं। फिर पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने की ही तो बात है। मेरे जान पहचान के हैं एक व्यक्ति, उनसे बात करके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमरा मिल ही जाएगा। और फिर 35 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, तुम हर हफ्ते आ जा सकती हो। जब पापा ने समझाया तो मैं भी उनकी बात मान गई और बोरियां बिस्तर बांध कर निकल पड़ी। पापा और छोटा भाई छोड़ने गए। पापा ने कमरे की बात फोन पर ही कर ली थी तो उन्होंने घर साफ करवा दिया था। वो उस घर के मालिक के मुनीम थे। मकान मालिक दिल्ली में रहते थे। रोड साइड का घर था, बाहर बड़ा सा लोहे का गेट था, बगल में दीवार पर उसका निर्माण समय लिखा था। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। गेट खोलते ही बड़ा सा बाड़ा था और उसके बीचों बीच एक हैंडपंप लगा था। हम और अंदर आए। अंकल ने ताला खोला। आगे बरामदा और पीछे 2 कमरे, एक कमरा सामने और एक बगल में। अंकल ने मुझे सामने वाला कमरा ना देकर बगल वाला दिया, क्योंकि उसमें एक किचन और एक अटैच्ड बाथरूम था। और हाँ, एक पुराना बाथरूम तो बाड़े में ही था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वहां रहना तो मेरी मजबूरी थी। उस समय तो मैंने वहां रहने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि और कोई ठिकाना भी न था। अंकल बोले, बेटा ये लो चाबियां, मुझे दिल्ली जाना है। मालिक ने संदेशा भिजवाया है, कम से कम 15 दिन लग जाएंगे वापस आने में। अच्छा अब मैं चलता हूं। और अंकल चले गए। सामान रखकर हमने खाना खाया जो मम्मी ने आते वक्त बांध दिया था। और खाना खाकर हम बाजार गए कुछ जरूरी सामान लाने। फिर पापा और भाई चले गए। मैं अकेली कमरे में थी और शाम हो गई थी। फिर सोचा सो जाते हैं। खाना देर से खाया था तो कुछ ज्यादा खाने का मन न था, तो मैंने बिस्तर बिछाया और लेट गई। मन तो कर रहा था कि मम्मी पापा से बात करूं, लेकिन उस समय आजकल की तरह फोन नहीं होते थे। ले दे के लैंडलाइन होते थे, वो भी गिने चुने। बस मुझे कब नींद आ गई कुछ पता नहीं चला। लेकिन आधी रात के वक्त मुझे कुछ पायल के छनकने की आवाज आई। मैंने लाइट बंद नहीं की थी। मैंने अपनी हैंड वॉच देखी तो रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कौन है, तो मेरे कमरे के पीछे तरफ से आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी खिड़की खोली तो देखा पीछे एक गली है और एक घना सा बरगद का पेड़ है और उसके नीचे कोई कुआं था और एक औरत लंबा सा घूंघट किए हुए कुएं से पानी भर रही है। मैंने सोचा इतनी रात गए कौन पानी भरता है। फिर मैंने सोचा मुझे क्या लेना देना, और मैं सो गई। आंख खुली तो चिड़ियां चहचहा रही थीं। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। उजाला हो आया था। फिर अचानक मुझे रात वाली घटना याद आ गई। मैंने खिड़की खोली तो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां केवल गली थी, ना तो बरगद का पेड़ था और ना कुआं। मैं परेशान। फिर सोचा शायद सपना होगा, लेकिन सपना कैसे। सुबह सुबह पानी बाथरूम में 7 से 9 तक आता था और शाम को आता ही नहीं था, इसलिए हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। मैं बाहर बाड़े में पानी लेने आई। हैंडपंप चलाकर पानी खींच ही रही थी कि गेट के बाहर आवाज आई। शायद पड़ोस में दूध वाला दूध देने आया था। दूध की जरूरत मुझे भी थी, तो मैंने गेट खोला। देखा तो एक बूढ़ा सा व्यक्ति आवाज लगा रहा था। मैंने उन्हें देखकर आवाज लगाई, अरे काका जरा सुनो, मुझे भी आधा किलो दूध मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं बिटिया, उन्होंने कहा। मैं बर्तन लेकर आती हूं, मैंने उनसे कहा। मैं बर्तन लेकर लौटी तो उन्होंने पूछा, बिटिया यहां तुम्हें रहने के लिए किसने बताया है? कोई और भी है तुम्हारे साथ है कि अकेली हो? मास्टरनी की पढ़ाई करने आए हैं काका और अकेले ही रह रहे हैं, मैंने कहा। और काका थोड़े परेशान हुए। कहा, कल आते हैं बिटिया, अपना ख्याल रखना। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अपना ख्याल रखना ऐसा क्यों कहा। मेरे पास समय नहीं था। मैं तैयार हुई, 4-5 पराठे बनाए, खाए और चली गई ट्रेनिंग सेंटर। रास्ते में पीसीओ दिखा
तो मैंने घर पर बात कर ली। एक लड़की से अच्छी जान पहचान भी हो गई ट्रेनिंग सेंटर में। लौटते समय बाजार से कुछ सब्जियां खरीदी और आकर खाना बनाया और पढ़ने बैठ गई। रात के 10 बज गए। किताबें बंद करके मैं सो गई। अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। घड़ी देखी तो फिर रात के लगभग 2:30 बज रहे थे, लेकिन इस बार आवाजें कहीं और से आ रही थीं। मैंने दरवाजा खोला तो बगल वाले कमरे से आवाजें आ रही थीं और कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने खिड़की से देखा तो कमरा एकदम नया, रोशनी से जगमगा रहा था और घूंघट में वही कुएं वाली औरत थी और उसके सिर्फ हाथ और पैर दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत सुंदर थे। हाथों की कलाइयों में लाल लाल चूड़ियां और पैरों में घुंघरू वाली पायल, और एक आदमी बैठा था बगल में जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उस औरत ने खिड़की की तरफ मुंह फेरा और मुझे वहां देखकर उसने अपना घूंघट हटाया तो मैं देखकर डर गई। इतना भयानक गला हुआ चेहरा, लाल डरावनी आंखें। मैं बाहर की तरफ भागी, लेकिन मुझे दरवाजा ही नहीं दिखा। सब बदला बदला लग रहा था। हैंडपंप गायब था, उसकी जगह एक बहुत बड़ा फव्वारा था। मैंने उसके पानी से मुंह धोने की कोशिश की, लेकिन पानी का रंग एकदम लाल खून की तरह, और मैं बेहोश हो गई। सुबह दूध वाले काका की आवाज से जगी। मैं वहीं बाड़े में ही रात भर पड़ी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूध वाले काका ने मुझे परेशान देखकर पूछा भी कि क्या हुआ बिटिया, लेकिन उस समय तक मुझे खुद नहीं पता था कि कल रात जो हुआ वो सपना था या हकीकत। जैसे तैसे तैयार हुई, चाय बनाई, सब्जी रोटी बनाई और ट्रेनिंग सेंटर चली गई। वहां दिन भर बिताने के बाद शाम को जानकी, जिससे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी, मेरी सहपाठी, उसने कहा कि उसके मकान मालिक परिवार सहित एक दिन के लिए शादी में गए हैं। बहुत बड़ा घर है, कहो तो हवेली है। मुझे अकेले डर लगेगा। आज रात मैं तेरे साथ रुक जाऊं, मैं तो यही चाहती थी। उसने मेरे मन की बात कह दी। उसने कहा कि अपने कपड़े साथ लेकर आई है और मेरे कमरे से ही सुबह तैयार होकर चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हम लोग सब्जियां लेकर कमरे पहुंचे, हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर खाना बनाने में लग गए। फिर खाना खाकर बर्तन धोने के लिए हैंडपंप से पानी भरा और बर्तन धोने के बाद दोनों बाल्टियां भर कर रख लीं। थोड़ी देर बात करने के बाद थोड़ी पढ़ाई की। जानकी ने कहा, तू खटिया पे लेट जा, मैं नीचे चटाई पे लेट जाती हूं। बस एक तकिया और ओढ़ने के लिए एक चादर दे दे। और सोते सोते 11 बज गए। फिर रात को 2:30 बजे एक अजीब घटना हुई। मुझे लगा जानकी बाथरूम गई है और फिर पानी पीने किचन में, लेकिन वो किचन से बाहर नहीं निकली। मैं नींद में थी, बहुत देर हो गई तो मैंने आवाज दी, जानकी, जानकी। तो उसने कहा, सोने देना, अभी सुबह नहीं हुई है। मैंने खटिया से नीचे देखा तो वो सो रही थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई। अब तो मुझे उस जगह बिल्कुल नहीं रहना था। जैसे तैसे सुबह हुई। जानकी और मैं तैयार होकर ट्रेनिंग सेंटर चले आए, लेकिन मैंने जानकी से न कुछ पूछा और न कुछ बताया। दिन भर बीतने के बाद फिर शाम हुई। आज रात तो मुझे अकेले ही रहना था। मैं कमरे में पहुंची, अनमने मन से खाना बनाया और खाकर पढ़ने बैठी, लेकिन पढ़ने में मन कहाँ लग रहा था। बैठे बैठे किसी भी आवाज से चौंक जाती। बस मैंने बिस्तर लगाया और लेट गई। फिर ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। फिर लगभग 2:30 बजे कुछ आहट हुई। मुझे कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं खुद ही बाहर की ओर खींची जा रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा बगल वाले कमरे की आज भी लाइट जल रही है और खिड़की खुली है। बहुत ही रोशनी है कमरे में। घूंघट में वही औरत थी और बगल में वही व्यक्ति पीठ किए हुए बैठा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि बैठे ही बैठे उस व्यक्ति की गर्दन मेरी तरफ मुड़ी। इतना भयानक चेहरा था उसका, माथे से खून ही खून बह रहा था। चेहरा पूरा कटा हुआ था, चेहरे पे बहुत घाव थे और उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं। बैठे ही बैठे उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। हाथ बस लंबा होकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। बस मैंने एक ही पल में खिड़की बंद कर दी। कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गई। डर के मारे माथे से पसीना बह रहा था। पानी पीकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। अगले दिन शनिवार था तो मैंने घर जाने की सोची। सुबह हुई तो दूध वाले काका ने आवाज लगाई। मैं बाहर आई। मुझे परेशान देखकर काका ने पूछा, क्या हुआ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं है क्या? फिर मैंने सारी रात वाली घटनाएं काका को बता दी। काका बोले, हम तो पहले दिन ही टोके थे कि ये घर अच्छा नहीं है। बिटिया, तुम आज ही अपने पिताजी को बुला लो, ये घर में ना रहो।
तो काका इतनी जल्दी दूसरा कमरा कहाँ मिलेगा? मैंने पूछा। चिंता ना करो बिटिया, हमारा घर है ना। घर तो बड़ा है लेकिन कच्चा बना है। 2 कमरे पक्के बने हैं, स्नान घर और शौचालय भी है। किराए में देने के लिए बनवाए थे। 4 पढ़ने वाले लड़के रहते थे, उनके इम्तिहान हो गए तो खाली करके चले गए। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो रह सकती हो घर में। हमार घरवाली बहू और बेटा है, बिटिया का भी ब्याह हो गया है। मैं तुरंत पीसीओ गई, पापा को फोन करके सब बता दिया। दोपहर तक मम्मी पापा दोनों आ गए। थोड़ा सा सामान था तो रिक्शे से पहुंच गया। फिर काका ने मम्मी पापा से उस पुराने कमरे के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने कुछ ऐसा बताया कि वो सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। काका ने कहानी सुनानी शुरू की। बाबूजी, बहुत समय पहले की बात है, हमारे दादा परदादा के समय की, शायद अंग्रेजों के समय की। जो उस घर के मकान मालिक हैं ना, तो जो उनके परदादा थे, हुआ यूं था कि उनके पहला बेटा हुआ तो बहुत बड़ा जश्न हुआ। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उस समय के बहुत बड़े व्यापारियों में उनकी गिनती होती थी। सारे शहर और रिश्तेदारों का रात्रिभोज था। किसी मशहूर नर्तकी को भी नाचने और गाने के लिए बुलाया गया था और सेठ जी को वो नर्तकी पसंद आ गई। उन्होंने उससे शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन नर्तकी किसी और को पसंद करती थी। उसने सेठ जी की बात नहीं मानी। सेठ को बहुत गुस्सा आया और उसने नर्तकी से बदला लेने की सोची और उसने एक साजिश रची। वो नर्तकी के पास गया और बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम जिसको चाहती हो उसी से शादी करो, लेकिन ये नाचना गाना छोड़ दो। नर्तकी ने कहा, मुझे सब लोग वहां जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूं। मुझे समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरा भी मन करता है कि मेरा घर हो, बच्चे हो। मैं भी एक साधारण गृहिणी वाला जीवन जीना चाहती हूं, लेकिन चाहकर भी नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम ऐसा कर सकती हो। जहां मैं रहता हूं वहां कस्बे से दूर मेरा एक गोदाम है। तुम वहां रह सकती हो और तुम्हें वहां कोई पहचानेगा भी नहीं। फिर काका ने कहा कि ये वही जगह थी जहां बिटिया रह रही थी। पहले वहां बड़ा सा बाड़ा था और बाड़े में एक फव्वारा लगा था। गोदाम के पीछे एक गली थी और वहां बरगद के पेड़ के नीचे कुआं था। नर्तकी ने सेठ की बात मान ली और अपने प्रेमी से शादी कर ली और वहीं रहने लगी। उस जमाने में स्नान घर बाहर ही होते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा। एक पुराना सा स्नान घर बाड़े में है, वो उसी को इस्तेमाल करती थी और पीछे की गली के कुएं से पानी भरती थी। इसलिए बिटिया को पहले दिन कुएं से पानी भरती हुई दिखी थी। फिर एक दिन सेठ जी आए कुछ लठैतों के साथ। सेठ जी ने कहा, अब तो तुम मेरे सहारे हो और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन वो नहीं मानी, तो सेठ ने लठैतों से कहा कि इसके पति को मार दो। बाड़े में ही लठैतों ने लाठियों से उसके पति का सर फोड़ दिया। उसे बहुत ज्यादा चोट लगी और वो मर गया। नर्तकी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कैरोसिन डालकर आग लगा ली। जब तक सेठ के लठैतों ने उसे बचाया, वो बुरी तरह झुलस चुकी थीं। थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थीं, लेकिन सेठ ने लठैतों से कहा कि इसे पीछे कुएं में फेंक दो। रातों रात कुएं की बाउंड्री तुड़वाकर उसे मिट्टी से भरकर समतल कर दिया गया। दूसरे दिन बरगद के पेड़ को कटवाकर उस कुएं के ऊपर पक्की रोड बनवा दी। फव्वारा तुड़वाकर उसके नीचे पति को दफना दिया। लठैतों को खूब रुपए देकर उनको किसी को कुछ भी ना बताने को कहा। कहानी सुनने के बाद मम्मी पापा शाम को घर लौट गए। मम्मी खाना लाई थीं, मैं वहीं खाना खाकर सो गई। दूसरे दिन संडे था, सोचा थोड़ी देर तक सोऊंगी, लेकिन सुबह 4 बजे मेरी आंख खुली। कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई औरत घूंघट में भैंस का दूध दूह रही थी। मुझे फिर डर लगा। थोड़ा सा उजाला होते ही मैंने काका से कहा, तो काका बोले, हमारी बहू होगी, सवेरे 4 बजे दूध दोहती है, तभी तो हम 6 बजे तक घर घर जाकर दूध बांट पाएंगे। मैंने कहा, ठीक है काका। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की से देखा कि भैंस के पास 2 लोग हैं। मुझे लगा काका काकी होंगे, भैंसों की साफ सफाई कर रहे होंगे। मुझे भी काकी का चेहरा देखना था, क्योंकि मैं अभी तक उनसे नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया, औरत का वही गला हुआ चेहरा और लाल आंखें, और आदमी का वही खून से लथपथ चेहरा, बिना पुतलियों की आंखें। अब क्यों? मैंने कमरा भी छोड़ दिया। ये मेरा पीछे करते यहां भी आ गए। मैंने सोचा अब घर ही चली जाती हूं, शायद पीछा छूटे। तैयार हुई, काका को बताया मैं घर जा रही हूं। सुबह 7 बजे की बस मिल गई और 9 बजे तक मैं घर पहुंच गई। खाना खाया। घर में मैं और मम्मी थे। भाई कॉलेज गया था और पापा ऑफिस गए थे।
मम्मी को भी कहीं जाना था, उनकी कोई सहेली बीमार थी, उनसे मिलना था। मुझसे बोली कि तू भी चल। मैंने मना कर दिया। मम्मी से कहा कि मुझे सोना है और आप बाहर से ताला लगाकर जाओ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मम्मी बाहर से ताला लगाकर अपनी सहेली से मिलने चली गई। मैं सो गई। जब उठी तो दोपहर के लगभग 2 बजे होंगे। मुझे कुछ आवाज आई। आंखें खोली तो मम्मी मेरी अलमारी में मेरे कपड़े लगा रही थीं। उनके बाल खुले थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उनसे पूछा, आप कब आई? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे टाइम पूछा तो उन्होंने तब भी कुछ जवाब नहीं। पता नहीं, कुछ आवाज आ रही थी जैसे उन्हें जुकाम हुआ हो। मैंने पूछा भी कि मम्मी जुकाम हो गया क्या? फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर मैंने पानी मांगा तो वो बिना मेरी तरफ मुड़े पानी लेने चली गई। मैं खिड़की से बाहर झांकने लगी। मम्मी पानी लाई। मैंने जैसे ही पानी का ग्लास हाथ में लिया, वो पानी नहीं खून था। जैसे ही मैंने मम्मी से पूछना चाहा कि ये क्या है, उनका चेहरा देखकर मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। वो मम्मी नहीं थी। फिर वही गला हुआ चेहरा और लाल आंखों वाली औरत और गायब हो गई। थोड़ी देर में मम्मी आ गई। मैंने मम्मी से सब कुछ बता दिया। मम्मी भी परेशान हो गई। शाम को पापा आए तो मैंने उनको भी बताया तो उन्हें लगा मैंने कोई सपना देखा होगा, इसलिए डर गई। करीब रात के 8 बजे हमने डिनर किया। थोड़ी देर बातें की, फिर सब सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मम्मी थकी हुई थीं, वो शायद 9 बजे तक सो गईं। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल लेकर पढ़ने बैठ गई। लगभग 10 बजे तक मुझे भी नींद आ गई। लगभग 2:30 बजे रात में मुझे प्यास लगी। मैं उठी, सुराही से गिलास में पानी भरा और पी गई, लेकिन देखा बिस्तर पर मम्मी नहीं थी। मुझे लगा बाथरूम गई होंगी। मैं बिस्तर पर जैसे ही लेटी तो देखा कमरे के छत पर मम्मी छिपकली की तरह चिपकी हुई है। मैंने डरते डरते आवाज दी तो वो पीठ के बल चिपक गई और उनकी आंखें एकदम लाल। मम्मी मेरी तरफ धीरे धीरे आ रही थीं। मैं जोर से चीखी और आंखें बंद कर ली। इतने में पापा और भाई भी आ गए। मेरी चीख सुनकर पापा मुझे कह रहे थे कि आंखें खोलो, लेकिन मुझे आंखें खोलने में डर लग रहा था। मैंने जब आंखें खोली तो मम्मी ठीक थीं और पूछ रही थी कि क्या हुआ। मैंने सारी बात बताई तो सबको फिर मेरी बात सपने जैसी लगी। अब तो मैं परेशान कि क्या करूं, किसे बताऊं, ऐसा कौन है जो मेरी बात समझेगा। मैं बहुत परेशान थी। सुबह होते ही तैयार होकर मंदिर चली गई। वहां एक बूढ़े से पंडित जी दिखे। मुझे लगा शायद ये मेरी बातों को समझें। मैंने उनसे सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा, बेटा ये सब सही हो सकता है। उन्होंने कहा, अभी के लिए तुम ये रुद्राक्ष की माला पहन लो। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल में माला धुलकर मुझे पहना दी। मैं घर आ गई। दिन ऐसे ही बीत गया। रात को मैंने मम्मी को अपने पास नहीं सुलाया, लेकिन रात में फिर एक अजीब घटना हुई। मेरी कपड़ों की अलमारी के अंदर से बहुत जोर से ठक ठक की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कोई चूहा है। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, किसी का हाथ आया मेरे गले तक, लेकिन मेरा गला नहीं पकड़ा, शायद रुद्राक्ष की माला की वजह से। लेकिन कमरे की छत पर वही घूंघट वाली औरत फिर आ गई। सर से नीचे आकर उसने अपनी शक्तियों द्वारा मुझे पटकना शुरू कर दिया। बहुत ऊपर तक ले जाती और उछाल देती। शोर सुनकर मम्मी पापा और भाई भी आ गए, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। उसने मुझे लहूलुहान कर दिया। शायद रुद्राक्ष की माला पहनने से वो नाराज हो गई थी। तभी भाई दौड़कर आया और गंगा जल का पूरा कलश मुझ पर उड़ेल दिया और वो आत्मा अचानक गायब हो गई। अब पापा को भी विश्वास हो गया था तो मैंने पापा को पंडित के बारे में बताया। सुबह पापा मंदिर गए और पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा, मैं शाम को आपके घर आता हूं। मैं आत्मा से बात करता हूं कि वो क्या चाहती हैं। बस मैं पूजा की सामग्री लिख देता हूं तो आप मंगा लीजिए। शाम को पूजा की तैयारी हुई। पंडित जी ने पूजा शुरू की। आत्मा प्रकट हुई, वो भी मम्मी के शरीर में, और पंडित ने बातें पूछनी शुरू की। उसने कहा कि मैं उस सेठ से बदला लेना चाहती थी, लेकिन सेठ के चचेरे भाई ने ही उसकी जायदाद के लालच में हत्या कर दी। तब से हमारी आत्माएं उसी गोदाम में भटक रही हैं। हम इस रूप में नहीं रहना चाहते। मुझे और मेरे पति को अब मुक्ति चाहिए। ये लड़की जब वहां रहने गई तो हमें लगा कि इसके सहारे हम मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें छोड़कर आ गई तो इसके पीछे पीछे हम भी आ गए। बस हमारा अंतिम संस्कार करके हमारी आत्माओं को मुक्ति दिला दीजिए। हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। और वो आत्मा गायब हो गई। पंडित जी ने कहा, मैं जिले के पुलिस स्टेशन में बात करता हूं। मेरा भतीजा वहां काम करता है।
वो गोदाम से दोनों के अस्थि पंजर निकलवा देगा और मैं विधिवत से उनका अंतिम संस्कार करवा दूंगा। और यही किया गया। उस दिन के बाद वो आत्माएं मुझे नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। क्या आपने भी उस अंधेरे में छिपे खौफ को महसूस किया? क्या आपको भी लगा कि कोई आपकी ओर देख रहा है? याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी थी, या शायद नहीं, क्योंकि कभी कभी जो हम सुनते हैं वो सच भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचना मत भूलिए। अलविदा।